नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8, 10, 11 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, बड़ा दूरगामी असर करने वाला फैसला है। यूएपीए को और ज्यादा सख्त बनाने वाला फैसला है। 5 लोगों को जमानत दे दी है, जिसमें गुलशिफा है, मीरन हैदर है, मोहम्मद सलीम है, शादाब अहमद है। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर ने मामला उठाया था। अमेरिका के 8 सीनेटरों ने लिखा था चिट्ठी। भारत में बहुत से स्वयंसेवी संगठन और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी ये सवाल उठाती रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है जमानत रद्द होना, जमानत की अर्जी खारिज करना बड़ी बात है। ये तो पिछले 5-6 साल से शर्जील इमान और उमर खालिद झेल ही रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगले 1 साल तक आप अपील भी नहीं कर पाएंगे। यानी अगले 1 साल तक उमर खालिद को और शर्जील इमान को हर कीमत पर जेल में ही रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर उनकी एक तरह से सजा 7 साल की हो जाएगी। 2020 का दिल्ली दंगा का मामला है और 2027 से पहले अपील भी नहीं कर पाएंगे। अपील एक ही शर्त पर कर सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए। और जिस ढंग से पिछले 6 साल का रवैया रहा है, जिस ढंग से बिल्कुल बहुत ही धीमी गति से मुकदमे का जो जांच का सिलसिला चल रहा है, अगले 1 साल में जांच पूरी हो जाएगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट में ऐसा कोई सूरत, कोई संभावना तो कम से कम नजर नहीं आती। बड़ा सवाल उठता है इसके अलावा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबकी भूमिका अलग अलग रही है इस मामले में, और जो 5 लोगों को छोड़ा गया है उनके लिए कहा गया है कि उनकी भूमिका सहायक के रूप में रही है। अब खालिद और शर्जील इमान के वकीलों का कहना था कि जो उनके जो लोग हैं वो तो उस समय दिल्ली में थे ही नहीं, वो तो अमरावती में थे। और अमरावती के जो भाषण दे रहे थे, जो ऑडियो क्लिप पेश की गई, उसमें दंगा भड़काने जैसी बात नहीं थी। उसमें तो अहिंसक आंदोलन चलाने की बात कही जा रही थी। खैर, कोर्ट ने अब किन दलीलों को माना, किन दलीलों को नहीं माना, उस पर तो हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बम फोड़ना आतंकवादी घटना नहीं है, फिदायिन हमला आतंकवादी घटना नहीं है। अगर आप प्रशासनिक काम में बाधा डालते हैं, अगर आप दुकानें बंद करते हैं, धरना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान देश का होता है, आर्थिक हित खराब होते हैं, सरकारी काम में बाधा डालते हैं, तो भी आप पर यूएपीए लगाया जा सकता है, यूपीए की धारा 15 के तहत। ये एक बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि आतंकवाद की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। और ऐसे में अब इस तरह के जितने मामले होंगे उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, उनके जज क्या फॉलो करेंगे? क्या इससे अलग राय रखेंगे? यही सुप्रीम कोर्ट है जो पहले कहता रहा कि भड़काऊ भाषण देना भी देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। यही सुप्रीम कोर्ट है जो पहले कहता रहा कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अगर हिंदुस्तानी लगा दे, वो भी देशद्रोह की श्रेणी, सेडिशन का केस उसके खिलाफ नहीं बनता। जब तक कि वो ऐसा कार्य नहीं करे, कोई भाषण हो, कोई लेख हो, उससे भी देशद्रोह का अपराध नहीं बनता। जब तक कि यानी कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वो जब तक कि आप किसी आतंकवाद को जन्म नहीं दें, आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दें, कहीं बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करें, बम नहीं फोड़ें, हैंड ग्रेनेड नहीं फोड़ें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जो संकेतों में कहा, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो जज साहब फरमा रहे थे, उससे तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं, देश को आर्थिक नुकसान होता है, तो सरकार चाहे तो आपके खिलाफ, पुलिस चाहे तो आपके खिलाफ यूपीए भी लगा सकती है।
एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिनको 5 को छोड़ा गया है उन 5 पर भी तलवार लटक रही है। जमानत अर्जी उनकी स्वीकार कर ली गई है, लेकिन 12 कठिन शर्तें लगाई गई हैं। कोई भी जमानत हिंदुस्तान में बिना शर्तों के नहीं होती, सारी जमानतें शर्तों के साथ ही होती हैं और शर्तों का उल्लंघन करने पर आपकी जमानत रद्द हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट इस बात पर निगरानी रखे कि ये जो 5 लोगों को छोड़ा जा रहा है, इनमें से कोई भी अगर कभी भी किसी जमानत की 12 शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनकी जमानत तत्काल प्रभाव से ट्रायल कोर्ट चाहे तो रद्द कर सकता है। ट्रायल कोर्ट से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसकी तेजी से सुनवाई करें, जो संरक्षित गवाह हैं उनकी जांच का काम तेजी से हो। और कोर्ट ने कहा कि कानून को लेकर, यूपीए को लेकर अब जितनी भी बहस की जा रही है, कड़ा कानून है, बहुत ही एक तरफा कानून है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कानून है उसी कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी और उसी के अनुसार उसकी पालना के लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूत है। ट्रायल कोर्ट से मामले में तेजी लाने के लिए कहा गया है, समय पर सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये सब बातें की गई हैं। लेकिन जांच का काम ही इतनी धीमी गति से चल रहा है। जांच का काम तो दिल्ली पुलिस को करना है और दिल्ली पुलिस अगर जांच का काम 6 साल में बिल्कुल स्नेल की गति से करती हुई नजर आ रही है, तो उसके लिए उसका खामियाजा उमर खालिद और शर्जील इमान को भोगना पड़ रहा है। ऐसा पीड़ित पक्ष के वकीलों ने जो लंबी चौड़ी दलीलें दी हैं उस दौरान कहा था, ये तर्कों को सामने रखा था। कोर्ट ने कहा कि हम 5 लोगों को जमानत पर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपराध कम था या हम मेरिट पर फैसला नहीं कर रहे, हम अभी प्रक्रिया पर फैसला किया जा रहा है। और जमानत इसी आधार पर दी गई है कि इनकी सहायक की भूमिका थी, मुख्य भूमिका में ये लोग नहीं थे। दिल्ली में दंगा 2000 में हुआ था, सन 2000 में 53 लोग मारे गए थे, 150-200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और बहुत लूटपाट मची थी। मैं उस समय एबीपी न्यूज में दिल्ली में था, मैंने खुद दंगाग्रस्त इलाकों पर जाकर रिपोर्टिंग की थी और जो हालात थे, हकीकत थी, उसको सामने लाने की कोशिश की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को झटका दिया है, शर्जील इमान को झटका दिया है, एक तरह से जोहरान ममदानी को भी झटका दिया है और अमेरिका के जो 8 सेनेटर हैं उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी कि फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए, मानवाधिकारों का पालन किया जाना चाहिए, उन लोगों को भी झटका दिया है और स्वतंत्र सोच रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों से लेकर तमाम अन्य संगठनों को भी झटका दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को रिहा भी किया है। इससे पहले भी इसी केस से, कांड से जुड़े हुए कम से कम 2 या 3 अन्य लोगों को भी रिहा किया गया था। तो किश्तों में रिहाई हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उमर खालिद तो एक प्रतीक बनकर रह गया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पर बहस ही कर सकते हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए की एक नई परिभाषा दी, इसको लेकर तो देश भर में नई तरीके से नई बहस शुरू होने की गुंजाइश तो साफ साफ दिखाई दे ही रही है। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।